सुकृति जी, आप बताएंगे क्या होता है नक्षत्र सूचक? मैम, कचरा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता है। और जब तक आप पूरी तरह से वाकिफ न हो इस विधा के बारे में, तो आपको किसी को सलाह या आप अपनी ज्ञान का प्रदर्शन न करें। और वैसे भी जब तक कोई आपसे ना पूछे, तो तब तक आपको अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए मैम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नक्षत्र सूचक वो हैं जो बिना ज्ञान के अपनी सलाह देते हैं या लोगों को जी गाइड। मैम। और बिना ज्ञान के अगर हम गाइड करेंगे तो नेचुरली है, बिल्कुल क्वाइट ऑब्वियस है कि हम गलत सही क्या बताएंगे खुद को भी नहीं पता होगा। जी मैम। गलत किसी को बताने से बेटर है कि उसको सलाह ना दी जाए, क्योंकि जी। ये ज्ञान जो है एक सामान्य नहीं है। ठीक है, कोई साइंस टोटल साइंटिफिक भी नहीं है, साइंटिफिक है लेकिन हम्म। एग्जैक्टली साइंटिफिक नहीं है, दैवीय ज्ञान है। जी तो मैम। इसको एक दैवीय ज्ञान मान कर ही चलना चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यदि हम बता रहे हैं, अगर हम इस शास्त्र को भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे इष्ट ने, उस ईश्वर ने, ब्रह्मा ने हमको नियुक्त किया है। हमारे कोई पूर्व जन्म के कर्म हैं जिन्होंने हमें इस दिव्य शास्त्र को पढ़ने की इजाजत दी है। तो जी हर कोई मैम। नहीं पढ़ सकता। आप देखिए, मैंने किया था ये एडमिशन लिया था, जी मैम। वी वर 20 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, जी। जी एग्जाम मैम। किया हमने आई थिंक 15 ने, सेकेंड हम्म। सेमेस्टर में पहुंचे 12 और विशारद में पहुंचे 4। ओ, अच्छा। ये 4 की ही को परमिशन थी कि वो ये ज्ञान को आगे पढ़े। हम्म। टेस्ट होते हुए भी बाकी नहीं कर पाए, तो उनका भी फॉल्ट नहीं था। उनके कर्मास होंगे कि नहीं पढ़ सकते, चाहे कोई भी उनकी प्रॉब्लम रही होगी। जी। बट अगर आपने इस ज्ञान को चूज नहीं किया, इस ज्ञान ने आपको चुना है। जी मैम। अगर इस ज्ञान ने हमें चुना है तो हमें भी सही रिप्रेजेंटेटिव बन के ही काम करना है। हमको इसको एक सेवा की तरह लेना है, ना कि एक प्रोफेशन की तरह। ठीक है, साइड बाय साइड प्रोफेशन भी चलेगा, लेकिन मेन जो हमारा भाव होना चाहिए वो हमें सेवा भाव होना चाहिए। ठीक है, जी मैम। आज हम शुरू करेंगे हमारा सामान्य ज्योतिष का अध्याय नंबर 2। ठीक है, ज्योतिष की तार्किकता। तो तार्किकता से आप क्या समझते हैं, हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। क्या होती है तार्किकता? तर्क क्या होता है? मैम, बोलूँ मैं थोड़ा? जी जी बोलिए। जी मैम, आपने ये बताया था मैम पहले वाली क्लास में, सबसे पहले वाली क्लास में, कि जो है हम सब अपन अपन सभी एक कर्म, हमारे पुराने कर्मों से बंधे हुए हैं मैम। और उसी उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारे नक्षत्र और हमारी राशियां इस तरह से सेट हो जाती हैं, ताकि हमें उसका लाभ या हानि, या हमें हमें उसका दंड अथवा उसका जो पारितोषिक है वो मिल पाए। डायरेक्शन मिलता, एग्जैक्टली सही है। लेकिन हम्म। अभी फिलहाल हम डिस्कस करेंगे तर्क क्या होता है। तर्क तो आप सभी करते हैं ना, कहीं जब अगर कोई गलत लगे तो हम तर्क करते हैं। तो एग्जैक्टली जी। वो तर्क क्या है, और कौन बताएगा? जी संजय श्रीवास्तव जी बताइए। सामान्य रूप से देखा जाए तो तर्क वो एक शक्ति होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं स्टैंडर्ड, जिस पे रख करके कसौटी पे कसना, जिसको अपन बोल सकते हैं। कोई चीज है तो वो क्यों है और उसके पीछे क्या कारण है। जी हम, अगर हम जैसे इसका सूर्य, word कहें तो हम इसको लॉजिक कह सकते हैं। लॉजिक कह सकते हैं। लॉजिकली हम्म। जब हम किसी बात को पेश करते हैं, सामने वाले की बात को मानते हुए या ना मानते हुए, क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म इज और नॉट ऑलवेज बैड। ठीक है, उसको हम व्याख्या करते हैं लॉजिक के अनुसार, वो तर्क है। तो अब हमारा टॉपिक है ज्योतिष की तार्किकता। ज्योतिष शास्त्र क्यों पढ़ा जाए? अगर आप किसी लेमैन से पूछे, कहें कि मैं ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और मैं ज्योतिषी बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहला काम,
सवाल आएगा, क्यों क्यों, इसमें ऐसा क्या है? तो आप लॉजिकली बताएंगे कि क्यों ज्योतिष हम पढ़ रहे हैं। ये ज्योतिष की तार्किकता है। देखिए, सबसे पहले श्लोक है, पर्वसु द्विगुणम दान मतो वश दश गुणम भवेत, ऐने विषुवे चैव षडशीति मुखेषु च, चंद्र सूर्य परागे चम दत्त मक्षय मुच्यते। मीनिंग भी दिया है, पर्व दिनों में अर्थात अमावस्या या पूर्णिमा के दिन दिया गया दान पुण्य उत्पन्न करता है। ऋतु के आरंभ में दिया गया दान 10 गुना पुण्य उत्पन्न करता है। उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवों पर षड मुखों और चंद्र तथा सूर्य के ग्रहणों पर दिया गया दान अक्षय कहा। ये यहाँ पे लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दान की बात करें। और दान भी कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र से रिलेटेड है। देखिए, हमेशा कहा जाता है दान भी कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्योतिष की तार्किकता क्या है? अब सबसे पहले देखिए, ज्योतिष शांति प्रदायक। हमने सबसे पहले की क्लास में ये डिस्कस किया था कि ज्योतिष का परम लक्ष्य क्या है। ठीक है, जी, ज्योतिष का परम बताया लक्ष्य था क्या है? मैम, मोक्ष और आत्मिक शांति। आत्मिक शांति और मोक्ष। जो अभी ज्योतिष का लक्ष्य भटक गया है। ठीक है, अभी हम जी सांसारिक मैम। सुख की तरफ ज्यादा होते, लेकिन जी। अल्टीमेट जो गोल है, ज्योतिष का लक्ष्य है, ज्योतिष कहाँ तक पहुंचाने की क्षमता रखता है? मोक्ष तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में लिखे लेखों से हमारे पूर्वजों की विचारधारा एवं उनके भविष्य दृष्टा होने का पता चलता है। उन्होंने हमारे मनन के लिए ये विचार रखे, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों के अधीन रहता है, उसे कर्म अवश्य करना है और यही उसका जीवन है। ठीक है, हमारे जो विद्वान ऋषि थे, उन्होंने हमें ये बताया है कि प्रत्येक मनुष्य कर्मों के अधीन रहता है। अगर मानव जीवन लेके भी हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो क्या है? हम पाप के भागी हैं। कर्म ना करना भी पाप है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो कर्म निर्धारित किए हैं। और जैसा कि कई लोग कैसे बच जाते हैं, क्या करें, भाग्य में नहीं है। हम तो करना चाहते हैं काम, पर हमारे भाग्य में है ही नहीं। क्यों नहीं है भाग्य में? जब एक छोटी सी चींटी भी कर्म कर सकती है, तो हमें तो ईश्वर ने इतना बड़ा शरीर देके भेजा है, तो हम कर्म क्यों नहीं कर सकते? तो हर मनुष्य जो है कर्मों के अधीन है, और ये कर्मों को चूज करना हमारा अपना पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। कौन से कर्मों को हम तय करें? ईश्वर ने एक तय जीवन हमें दे दिया, उसके बाद हमारी डोर छोड़ दी, अब उड़ो, जितनी शक्ति है उतना उड़ो, गलत उड़ो सही उड़ो, ये हमें निर्धारित करना है। उसे कर्म अवश्य करना है और यही उसका जीवन है। कर्म ही कहा जाता है ना, कहावत है, कर्म ही जीवन है, ये यहाँ पे फुल सिद्ध होती है। प्रत्येक कर्म का प्रतिफल होता है। अब जो कर्म हम आज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसका प्रतिफल आज मिले। और फिर आपने सोसाइटी में देखा होगा कि ये तो भाई कलयुग है, जो बुरा करते हैं वो फलते फूलते हैं, जो अच्छा करते हैं वो भुगतते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है आज वो फल फूल रहे हैं, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, प्रतिफल तो उनको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं, इस जीवन में नहीं, तो कल्प तक। और उन कर्मों को भुगतने के लिए बार बार उसे इस मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा। कर्म के बगैर मोक्ष नहीं है, चाहे अच्छे या बुरे, जो भी प्रतिफल है लेना ही पड़ेगा। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। वैदिक विचारधारा बताती है कि कर्म और उसका प्रतिफल एक साथ कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए, गीता में भी ये कहा गया है कि जो कर्म है उनका प्रतिफल अवश्य भावी है। अब ये बात अलग है कि कर्म और प्रतिफल एक साथ नहीं चलते।
हमारी क्या सोच है, एटीट्यूड होता है। मैंने अगर आज किसी की हेल्प की तो उसका प्रतिफल की एक्सपेक्टेशन होगी, अरे कल मैंने उसकी मदद की थी, मेरा तो आज फिर भी बुरा हुआ। कल मैंने किसी का इतना मैंने दान किया और आज मुझे परेशानी आ गई, मुझे तो प्रतिफल ही नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कर्म भगवान की डायरी में नोट होता है और उसका प्रतिफल हो सकता है सुप्तावस्था में चला जाए। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, हो सकता है कल्प में कभी हमने वो कर्म किए, उसके अनुसार हमें जीवन मिला। तो जब भी हम कर्म करते हैं या अगर हमें कोई परेशानी आती है, करने के बदले हमें ये सोचना चाहिए कि ये तो हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं और कर्मों का भुगतान जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम आज कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये परेशानी नहीं आनी चाहिए थी, ये कैसे आई, हम भगवान को कर्ज करते हैं कि नहीं मेरे कर्म ये जो है नहीं, मुझे भुगतान नहीं करना, मुझे इसका प्रतिफल क्यों मिल रहा है, तो क्या होगा, हो सकता है भगवान हमारी विनती सुन ले और हमें कर्मों का प्रतिफल आज ना देके अगले जन्म के लिए टाल दे। तो इससे अच्छा है कि जो भुगतान हो रहा है, कष्ट मिला है तो वो भुगत ले। किसी भी कर्म का प्रतिफल सोया रह सकता है और बाद में कभी भी उभर कर सामने आ सकता है। यह एक सुविचारित तथ्य है। कर्म और कर्मफल का यह लचीला सिद्धांत ही ज्योतिष का सार है। ठीक है, यही कर्म का सिद्धांत है कि कर्म किया है तो उसका प्रतिफल तो मिलना ही मिलना है। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो अगले जन्म में, और हो सकता है अगले जन्म में भी सुप्त रहे तो वो किसी और जन्म में मिले। तो यही ज्योतिष की एक बड़ी तार्किकता यह है कि ज्योतिष कर्म सिद्धांत पर है, जो भी कर्म किए हैं उनका प्रतिफल मिलेगा। और ज्योतिष यहाँ क्या हेल्प कर रहा है, कैसे हम ज्योतिष को रिलेट करें। ज्योतिष हमें बता सकता है, हमें हिंट, हम ये नहीं कहते कि ज्योतिष शास्त्र से हम कर्मों को काट सकते हैं। ठीक है, ज्योतिष हमारी इतनी मदद कर दे कि जो हम कर्म करके आए हैं उसका प्रतिफल बदल दे, नहीं, ये नहीं हो सकता। ज्योतिष हमारी इतनी मदद कर सकता है कि हमें आने वाली जीवन में जो घटनाएं हैं उनके बारे में अवेयर कर सकता है। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिस वक्त का हमको पता होता है, आइडिया होता है कि ये वक्त हमारे ऊपर आएगा या आने वाला है, उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। और थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आ सकती है, पूरी तरह हट नहीं सकता, लेकिन थोड़ी कमी आ सकती है। अगर हम उपाय कर सकते हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से, तो ईश्वर हो सकता है उनको। लेकिन ईश्वर ने भी कहा है, आगे एक कथा है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी किसी क्लास में, कि पार्वती जी ने शिव जी को पूछा था कि अगर कर्म से ही सब कुछ है, तो अगर कर्म से ही है तो फिर भाग्य का रोल क्या है। तब शिव जी ने कहा था, और उन्होंने कहा कि क्या आप उन कर्मों से जो जीवन है उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो शिव जी ने जवाब दिया था कि मैंने ये कार्य ग्रहों को, ग्रह देवताओं को दिया हुआ है और उनकी फील्ड में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो कुछ हद तक उनको इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन जो कर्म किए हैं उनका भुगतान तो करना ही है। ये हमें ज्योतिष शास्त्र बताता है। ज्योतिष शास्त्र बता सकता है कि आने वाले टाइम में ये होने वाला है। ओवरऑल ग्लोब के बारे में बता सकता है कि इस टाइम में भूकंप आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र भूकंप को रोक नहीं सकता, आपको अवेयर कर सकता है कि सावधान हो जाइए, अपना बचाव कर सकते हैं तो कर लीजिए। और क्या है, प्रत्येक मनुष्य को अपना भविष्य जानने की बहुत उत्कंठा रहती है। एक और तर्क क्या है, हर कोई, हम मानव हैं और हमारी एक जिज्ञासा है, होती है कि हम अपने भविष्य के बारे में जानें, आने वाला भविष्य कैसा है और उस भविष्य को जानकर क्या होगा लाभ हमें,
हम उसमें सुधार कर सकते हैं। परंतु एक क्षणभंगुर व्यक्ति अपनी अज्ञानतावश इसको कैसे जान, अब हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है, कैसे हम जान सकते हैं अपने भविष्य को? तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र हमारी मदद करता है। अतः कर्मफल के इस गुप्त रहस्य को जानने के लिए उसको इस देवी अर्थात ज्योतिषी विचारधारा का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? मनुष्य जीवन का सार शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने में है। ठीक है, हर कोई चाहता है जीवन में शांति रहे, उथल पुथल तो कोई नहीं चाहता। कि जैसे हम जीवन जी रहे हैं, कोई भी मानसिक संताप, कोई क्लेश हमारे लाइफ में ना हो। रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में शांति रहे। तो हर कोई चाहता है कि जीवन जो है शांतिपूर्वक व्यतीत हो। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में, व्यवसाय में अपनी इच्छा व संकल्पों की पूर्ति के बारे में, अपने परिवार में शांतिपूर्वक रहकर ही सार्थक जीवन व्यतीत कर सकता है। और अगर हम शांति चाहते हैं तो ये शांति हमें कैसे मिल सकती है? जब तक कि हमारे आसपास का वातावरण, आप अगर किसी लोकेलिटी में रहते हैं और वहां पे रोज लड़ाई झगड़ा तो अगर आप इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो भी आप मेंटली पीसफुल नहीं रह पाएंगे। आपको लगेगा कि अरे यहाँ से तो निकलो, ये वातावरण हमारे रहने लायक नहीं है। अपने व्यवसाय में अगर व्यवसाय स्मूथली चल रहा है तो ही शांति होगी। अगर घाटा हो रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कैसे शांति में रहेंगे? परिवार में शांति होना बहुत जरूरी है। तो इन अब ज्योतिष शास्त्र इन चीजों में क्या हेल्प करता है? ज्योतिष शास्त्र पहले तो बताता है कठिनाइयों के बारे में और उनसे बाहर निकालने के उपाय भी बताता है। पूरी तरह बेशक हम उनको नहीं टाल सकते, लेकिन कुछ हद तक। अब अपने जीवन के तो हमारे कर्म हैं, ठीक है, उनको तो हम नहीं बदल सकते ना, वो तो हमें मिलना ही है, अच्छा या। लेकिन जो हमारे बाहरी वातावरण है वो तो हमारे कर्मों के कारण नहीं है, उसको बदला जा सकता है। उसको बदलने के क्या उपाय करके बदल सकते हैं, ये यहाँ ज्योतिष शास्त्र हमारी हेल्प कर सकता है। सॉरी। ज्योतिष शास्त्र में कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के आधार पर ही इस जन्म में प्रारब्ध बनता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कर्म इंपॉर्टेंट है कि पिछले जन्म में जो कर्म करके आए हैं, आज का जीवन हम उसी प्रारब्ध के कारण जी रहे हैं, जो ज्योतिष शास्त्र द्वारा प्रकाशमान है। ज्योतिष शास्त्र हमें ये बता सकता है कि हम जो कर्म करके आए हैं और आज हमें कौन से कर्म करने चाहिए कि हम बाकी का जीवन जो है अच्छी तरह सुचारू रूप से जी सकें। ज्योतिष शास्त्र, हम जब किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं तो हम उसका कर्म भाव देखकर बता देते हैं कि इसको किस फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ इसको अच्छी अर्निंग कर सकता है, कहाँ ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये भी ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि अभी जैसे कि हमने देखा व्यवसाय में, जब व्यवसाय सही होगा, सुचारू रूप से चलेगा तो जीवन में शांति होगी। तो ज्योतिष शास्त्र यहाँ हमारी मदद कर सकता है, बता सकता है कि हम किस फील्ड में जाएं जहां हम सफलता प्राप्त करेंगे। इसीलिए इसको वेदांग कहते हैं। वेदांग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वेद का क्या पर्पस है? पर्पस, वेदों को इसीलिए लिखा गया था। वेदों में पूरी लाइफ के हर ज्ञान और विज्ञान का सार है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे वो मेडिकल है, राजनीति है, इकोनॉमिक है, कुछ जो भी कुछ है वेदों से बाहर कुछ भी नहीं है। मानव जीवन का पूरा सार वेदों में है और ज्योतिष भी उसी सार के बारे में बताता है, इसीलिए वेदांग है। और इसीलिए ज्योतिष क्या है? हर वेद का सार को जीवंत बना देता, बता देता है उनके बारे में। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को नेत्र कहा गया है वेदों का। भारतवर्ष को कर्मभूमि घोषित किया गया था, जहां कर्मफल सदैव उपलब्ध रहता है।
कर्म भूमि इसीलिए घोषित किया गया क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने तप करके इसे कर्म भूमि बनाया, और यहाँ कर्मफल हमेशा उपलब्ध रहता है। जैसे और जगह की अपेक्षा ये भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पे जो कर्मफल हैं वो हमें और जगह की अपेक्षा जल्दी मिल सकते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हमारा जन्म इस भूमि पर इसीलिए हुआ है कि हम पिछले कर्मों को यहाँ पे भोग सके, हमें कर्मफल यहाँ पे मिल रहे। यहाँ का मानव भोग में लिप्त होता हुआ भी सुकर्म नहीं छोड़ता था। आज की बात नहीं की, देखिए हर चीज में है और यहाँ था। जो हमारे पूर्वज थे वो हर तरह की जिंदगी जीते थे, ठीक है। काम कर्म हमारे देश में ऐसा कौन सा था जो कर्म छोड़ दिया गया, ये खराब है इसको नहीं करेंगे, हर कर्म करते थे, लेकिन सुकर्मों में लिप्त होते हुए। अगर वो गृहस्थ जीवन जीते थे वहां भी उनका वैराग्य जीवन साथ साथ चलता था। यहाँ तक कि एक अगर कसाई भी होता था तो वो भगवान का ध्यान नहीं छोड़ता था, वो उसका कर्म है और वो उसका मानसिक कर्म अपने करते रहते थे। यही फर्क था हमारी कर्म भूमि में और बाहर की। बाहर की कर्म भूमि में क्या था, बाहर की जो और कंट्रीज हैं जो भी हैं उनमें क्या था, वो पूरी तरह सांसारिकता में लिप्त थे। खाना पीना और बस लाइफ जो है यही लाइफ है, इसके बारे में सोचना, उसके आगे जो लाइफ है या होने वाली है वहां तक नहीं जाते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस जिंदगी को जिया, इसके साथ साथ अपने मानसिक स्तर को भी इतना ऊपर उठाया कि उन्होंने सब कुछ देखा कि आने वाली जिंदगी को कैसे बेटर किया जा सकता है, उसको मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कैसे डेवलप किया जा सकता है। यही फर्क है हमारे भारतवर्ष में और देशों में। आज ज्योतिष शास्त्र एक एस्ट्रोलॉजी के रूप में हर कंट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत फर्क है। उनकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों को प्राप्त करने में, और हमारा ज्योतिष शास्त्र है ये दैवीय रूप तक पहुंचाने में मदद करने वाला। ये फर्क है ज्योतिष शास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी। आगे देखते हैं। भारतवर्ष वह कर्म भूमि है जो तपस्या एवं मनन के द्वारा विकसित और पवित्र हुई। हमने कुछ नहीं किया, हम तो भाग्यशाली हैं जो बना बनाया हमको मिल गया। हमारे जो पूर्वज थे मेहनत तो वो हमारे लिए करके गए, उन्होंने पवित्र बनाया, बौद्धिक रूप से मेहनत करके, तप करके, मनन करके तब इसको विकसित किया। सारे संसार में यही केवल एक ऐसा देश है जहाँ की सारी जनसंख्या कभी ना कभी समय निकालकर तीर्थ करने अवश्य जाती है, ठीक है। जो दूसरे कंट्रीज है वो भी घूमने जाते हैं, लेकिन वो लाइफ को एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है, अपनी बोर्डम को दूर करने जाते हैं। और हम लोग कहाँ जाते हैं, हम तीर्थों में के दर्शन करने जाते हैं। अक्सर आज जो हमारा जो सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं कहूंगी, हमारी जो सोच है वो ये हो गई है कि तीर्थों में भी सिर्फ हमारा पर्पस गलत हो गया है, घूमने के पर्पस से जाते हैं, ठीक है। और लोग तो ये भी कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, तीर्थ में जाओ, घर में हाथ जोड़ लो भगवान को, भगवान तो एक से ही है। बिल्कुल भगवान एक से है, लेकिन और भगवान हर जगह है, हर इंसान में, ये भी सच है। लेकिन जो ये हमारे तीर्थ हैं अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो कहीं ना कहीं उनमें एनर्जी का भंडार है। जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं क्या है, वो न्यूक्लियर एनर्जी है उन वहां पे। साइंटिफिक अगर जियोग्राफिकली देखें तो हर ज्योतिर्लिंग में न्यूक्लियर एनर्जी का भंडार है, और इसीलिए कहा जाता है कि वहां पे जल चढ़ाया जाए जिससे कि वो एनर्जी शांत रहे।
और इस तरह की चीजें चढ़ाई जाती हैं जो उस एनर्जी को कैच करती हैं और उसको शांत करती हैं, लाइक धतूरा एंड ऑल। शिव पुराण में बताया गया है कि किसी न किसी नदी में किसी विशेष दिनों में स्नान करने से नक्षत्रों के प्रभाव से अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। अब आप देखिए, हम कहते हैं ना कि लॉजिक है यहाँ, तो अब जो ये हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई गैदरिंग्स की कि हर कोई ना एक टाइम पे किसी नदी के तट पे सभी इकट्ठे होके वहां पे स्नान करेंगे, उसमें भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि किसी विशेष टाइम पे वहां स्नान करने से किसी खास नक्षत्र के प्रभाव से अद्भुत घटनाएं घटित हो जाती। देखिए, जब सूर्य व बृहस्पति एक राशि में मिलते हैं तब उसे विशेष मांगलिक अवसर माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह मकर राशि में मिलते हैं तब जनता को हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। हरिद्वार में कुंभ 1997 में मनाया गया, उसके बाद भी मनाया गया है। समुद्र मंथन से, अब इसके पीछे देखिए कथा क्या है। समुद्र मंथन से अमृत कुंभ के प्राप्त होने पर असुर उसे छीनने के लिए देवताओं पर टूट पड़े। ठीक है, ये तो कथा आपको पता होगी ना पुराण की, कि अमृत मंथन हुआ था और उसमें से अमृत का कुंभ निकला था, देवताओं के पास था, असुर उसे छीनने के लिए भागे। इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर भाग निकला, दैत्य उसके पीछे पड़े। यह भाग दौड़ 12 दिवस तक चली और हमारे मानव जीवन के अनुसार 12 वर्ष तक चली। इन दिव्य 12 दिनों में 4 स्थानों पर 4 दैत्यों ने जयंत को पकड़ा। अमृत कलश लेके जब दौड़ रहा था तो 4 स्थानों पे इन 12 वर्षों के दौरान दैत्यों ने उसे पकड़ लिया और अमृत कुंभ को छीनना चाहा। सूर्य ने घटकों के फूटने से, चंद्रमा ने अमृत को गिरने से तथा बृहस्पति ने जयंत का साथ देकर चारों स्थानों पर रक्षा की। अब देखिए कहाँ कहाँ किस किस ने रक्षा की। सूर्य ने बचाया उस घटक को टूटने से, चंद्रमा ने बचाया अमृत को नीचे गिरने से और बृहस्पति ने जयंत का साथ देके उसे दैत्यों से बचाने की कोशिश की। परंतु फिर भी इन चारों स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी। इसलिए यह चारों स्थान, कौन कौन से हैं चारों स्थान? प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, गोदावरी तथा अवंतिका, उज्जैन का कुंभ महापर्व से संबंध जो है वो बना हुआ है। उसी स्थिति में जब सूर्य, चंद्र तथा गुरु जब भी आते हैं, जब जब उस टाइम पे ये जो कलश को ले जाया गया और उस स्थिति में अब भी जब सूर्य और बृहस्पति आते हैं तो, और चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति आते हैं, तब इन चारों स्थानों पर बारी बारी से कुंभ पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष क्रम से यह पर्व मनाया जाता है। अब देखिए, सन 2001 में प्रयाग कुंभावसर पर बृहस्पति वृष राशि में थे और सूर्यदेव 14 जनवरी 2001 मकर में प्रवेश किया और स्नान आरंभ हो गए। लाखों की संख्या में संत समागम पूरे माघ मास में रहा, जिसे कल्पवास कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर का मेला भी होता है। गंगा सागर पता है ना कहाँ पे है? कहते हैं गंगा सागर का तीर्थ है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की उपयोगिता तो पता होगी ना, कि वहां पे सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य जो समुद्र हैं वो पीछे चले जाते हैं और जो गंगा सागर का मंदिर है वो निकल के बाहर आता है और उस दिन के बाद फिर से वो जो मंदिर है वो पानी में चला जाता है। द्वितीय स्नान 19 जनवरी एकादशी का, तृतीय स्नान 24 जनवरी को, मुख्य स्नान माघ कृष्ण 23 अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है, जब जब एकादशी को, अमावस्या को ये स्नान रखे जाते हैं।
तो वही होता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति खास पोजीशन में होते हैं तो उसी टाइम पे खास स्नान जो है वो रखे जाते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष बाद अर्ध कुंभ के रूप में यह पर्व हर स्थान पर मनाया जाता है। हर स्थान पर, इन चारों में से एक एक पे, परंतु 12 वर्षों के बाद पुनः उसी स्थान पर। ठीक है, हर 3 वर्ष बाद तो इन चारों में से एक एक स्थान पर, और 12 वर्ष बाद फिर उसी स्थान पर महाकुंभ आता है। तो और गोदावरी में कब होता है? जब जनता को गोदावरी में स्नान करने को कहा जाता है। बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में मिलते हैं, तब गोदावरी में स्नान के लिए कहा जाता है। यह योजना बहुत सोच विचार करने के बाद बनाई गई थी ताकि देश के विभिन्न भागों के व्यक्ति, देखिए एक और पर्पस था, सिर्फ ये तो एक था ही एस्ट्रोनॉमिकली कौन सा नक्षत्र कब बहुत अद्भुत परिणाम देगा, उसमें एक और पर्पस क्या था? यह योजना बहुत सोच विचार करने के बाद बनाई गई थी ताकि देश के विभिन्न भागों के व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर ग्रुपों या संगठनों में एक साथ पूजा अर्चना कर सकें और अच्छे कर्मों को सामाजिक मान्यता दे सकें। देखिए पहले इतने संचार साधन तो थे नहीं, और हमारे जो कंट्री है उसमें विविधता भी बहुत है। एक सूत्र पे चलते हैं लेकिन विविध तरीकों से। साउथ में है कोई और मान्यताएं हैं, ईस्ट में कुछ और है, वेस्ट में कुछ और है, और नॉर्थ में कुछ और है। तो शंकराचार्य जी ने सोचा कि सभी अगर एक जगह एकत्रित हो तो वो एक दूसरे के जो ये संस्कृति है उसको उससे जुड़ सकते हैं। श्री भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज जब अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए भारत भ्रमण कर रहे थे और उनके शिष्य मंडली दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, तो उन्होंने उन लाखों उत्साही शिष्यों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग देश के कोने कोने में पहुंचकर धर्म कार्य का प्रचार संपन्न करो। शिष्यों के प्रश्न करने पर कि हम श्री चरणों का साक्षात्कार फिर कब, कैसे और कहाँ कर सकेंगे, के उत्तर में स्वामी जी ने प्रति तीसरे वर्ष हरिद्वार, प्रयाग, गोदावरी तथा उज्जैन के कुंभ पर्वों पर एकत्रित होने की अनुमति प्रदान की। इसलिए लाखों की संख्या में विद्वान, सन्यासी व भक्तगण पूरे मास कल्पवास पर इसका लाभ उठाते हैं। कल्पवास करते हैं मतलब पूरा एक मास वो उसी स्थान पर रहते हैं। इसलिए भारत को एक विशेष कर्म भूमि का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मन लगाकर कार्य कर सकता है। जो कार्य आप यहाँ चूज करना चाहें, यहाँ पे पूरी लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, आप वो चुन सकते हैं और अपनी एवं राष्ट्र की उन्नति भी कर सकता है। बस एक ही कंडीशन है कि कार्य वो चुनना है जिससे ना तो किसी और पर्सन का अहित हो और ना ही राष्ट्र का अहित हो। राष्ट्र हित में, दूसरों के हित में और अपने स्वयं के हित में कोई भी कार्य हम चुन सकते हैं। इस प्रकार उसमें जागृति आती है और देश के अन्य भागों से आए व्यक्ति उसकी हंसी नहीं उड़ाते वरन उसका उत्साह बढ़ाते हैं। ऐसा करने के लिए अर्थात आत्म उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए और पहला कदम उठाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का मेल अपनी योग्यताओं से करना होता है। यही ज्योतिष की तार्किकता है। क्या करना होता है? आपकी जो एम्बिशंस हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उनको किससे मेल करना है? उनका मेल करना है अपनी योग्यता से। अगर मैं आज सोचूं कि मुझे तो चांद पे जाना है, ठीक है, वो रिसर्च करनी है, लेकिन मेरे पास योग्यता है ही नहीं, ना मैंने उस तरह की पढ़ाई की है, ना मैंने उस फील्ड में कोई काम किया है, तो कैसे
तो वो एम्बिशन को जब तक फुलफिल करने के लिए हम उसके लिए योग्य नहीं होंगे तो कैसे फुलफिल करेंगे। तो इच्छाएं उतनी रखनी चाहिए जितनी हमें योग्यता है, तो भी वो पूरी होगी। तो अपनी योग्यता को, अगर जन्म चार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है, किसी का, अब वो कहे कि मुझे बनना है आईएएस और 10th पास है वो, ठीक है, अब उसकी उम्र भी नहीं है कि वो आगे और विद्या ले सके, तो क्या ये एम्बिशन फुलफिल होगी? बहुत बड़ी एम्बिशन नहीं है, लेकिन फुलफिल हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब उसने योग्यता ही वहां तक अर्जित नहीं की। तो आज अगर वो 10th पास है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता, उतनी योग्यता में वो क्या कर सकता है, उसकी एम्बिशंस वो होनी चाहिए, ठीक है। उतनी योग्यता के सहारे भी वो बहुत ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन उस लाइन को पहचानना होगा। तो अपनी इच्छाओं को और अपनी योग्यताओं का मेल करवा के और सिद्धि की तरफ या आत्म उन्नति की ओर अग्रसर करने वाला जो शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र है। ये ज्योतिष की सबसे बड़ी तार्किकता है। हमारी योग्यता और हमारी इच्छाओं का मेल करवाकर ज्योतिष शास्त्र हमें बता देता है। हम उसको बता सकते हैं कि बेटा आपने इतनी एजुकेशन हायर नहीं की है कि आप अब आईएएस के बारे में सोचो। आप उसके अलावा कोई और फील्ड देखो जो आप कर सकते हो। ये हम ज्योतिष शास्त्र की सहायता से बता सकते हैं। जो अभी तक इंसान अंधकार में भटक रहा था, हम उसे दिशा दे सकते हैं, दूसरी दिशा दे सकते हैं और उसकी इच्छाओं को फुलफिल करवा सकते हैं और उसको हम आत्मिक ज्ञान की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। ये ज्योतिष की तार्किकता है और ज्योतिषी का कर्तव्य है, दोनों चीजें समाहित है। तो सबसे बड़ी तार्किकता ये है, बाकी और चीजें हैं। हम अगर हमारे पास जो भी जातक आता है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो क्या चाहता है। अगर उसको सांसारिक सुखों की प्राप्ति ही करनी है तो हम उसको उसी रास्ते से आत्मिक सुख की तरफ ले जाएंगे। हम अगर कोई हमारे पास आता है कि बताओ मेरी शादी कब होगी, और हम उसका क्वेश्चन छोड़ के उसको हम कहें कि नहीं ये छोड़ो, आत्मिक सुख की तरफ ध्यान दो, तो वो क्या होगा, दूसरी तरफ नमस्ते करके जाएगा और दोबारा नहीं। तो हमको ये पहचानना होगा कि जो जातक चाहता है उसी में से उसकी इच्छाओं को ही फुलफिल करने के बाद ही हम उसको कैसे आत्मिक सुख की तरफ अग्रसर करें। और हमारा परम कर्तव्य है कि हम हर इंसान को आत्मिक सुख से परिचय करवाएं। तो ये है तार्किकता ज्योतिषी की, ज्योतिष शास्त्र की। यही बात कर्म के बारे में सभी तर्कों का आधार है। प्रत्येक जन्म पत्री में कर्मफल अनेक भावों के ग्रहों की स्थिति देखकर, विशेषतः 10वें भाव की स्थिति देखकर बताया जाता है। 10वें भाव को कर्म भाव कहा गया है। तो क्या बता सकते हैं हम, 10वां भाव कुंडली का क्या प्रदर्शित करता है, क्या शो करता है? 10वां भाव बताता है कि हम जो हमारा प्रारब्ध है, पिछले हमने जो कर्म किए हैं उनके अनुसार इस जन्म में हमें किन कर्मों की तरफ अग्रसर होना है, जिससे कि हमारी जिंदगी आसान हो सके। जो नहीं जानते ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिषी के पास नहीं आते, कर्म तो वो भी करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, उनका भटकाव ज्यादा रहता है। और अगर हम उनको उनके प्रारब्ध के अनुसार कुछ ज्योतिष शास्त्र के सहारे हिंट करते हैं तो जीवन जो है आसान बन जाता है। यही इस शास्त्र की तार्किकता है। कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम। तो ये क्लियर है? जी मैम।
आगे तो यहाँ पे कुंडली है और इनको थोड़ा सा आप पढ़िए, इन पे मनन करिए, आपको फलित का भी पता चलेगा किस तरह से फलित करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी कुंडली यहाँ पे डाली गई है, जिनमें योग भी बताए गए हैं, कौन कौन से योग हैं, गजकेसरी योग, नीच भंगराज योग, आप पढ़ रहे हैं ना योग भी फलित में, सुनफा योग, अनफा, दुर्धरा, तो आपको ये प्रैक्टिस होगी कि किस तरह से योग जो है वो बनते हैं और देखे जाते हैं। तो इन कुंडली, ये जो चार्ट्स हैं, इनको पढ़िए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ। चलिए, देखिए, क्वेश्चन न करना दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आइदर यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग और नथिंग। सो आई होपफुली से नथिंग यहाँ पर नहीं है। जी मैम। ठीक है, मैम थैंक यू। एक बात कहना चाह रहे थे। बताइए। हेलो, जी जी, बताइए। पाठक बोल पाठक हाँ बोल जी, रहा हाँ जी। हूँ। अभी आपने जो समझाया ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जी, ऐसी एक आध कुंडली को थोड़ा सा, इसको या तो हम पढ़ लेंगे, आप हमें थोड़ा सा कनेक्ट करके समझाइए। देखिए, ये इस तरीके का योग इस तरीके से बनना है, ये चित्र के माध्यम से जो बनाया हुआ देखिए, है, मैं जैसे आपको, आपने ये भाषा समझाई ना, जी जी, देखिए, ये उस आप कुंडली को बता दीजिए। पढ़ेंगे, योग जो है आपके फलित की क्लास में समझाए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये जो कुंडली है, देखिए यहाँ पे है आ, मीन लग्न की कुंडली है। ठीक है, और हाँ जी। मीन लग्न की कुंडली है जहाँ पे लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हैं और पराक्रम भाव में राहु। ठीक है, तो अगर लाभ भाव में बृहस्पति हो जहाँ पे, तो आप क्या कह सकते हैं? अभी थोड़ा बहुत आपने ग्रहों के बारे में पढ़ा है, तो लाभ स्थान लाभ है, भाव को 11वां भाव लाभ, लाभ का भाव माना जाता है। अब अगर जी। वहीं पे बृहस्पति देव बैठे हों, तो क्या कोई रोक सकता है आपको लाभान्वित होने से? ठीक है, और बृहस्पति जो हैं, गुरु जो हैं, वो सीधी दृष्टि दे रहे हैं 5वें भाव पे। मैम बृहस्पति कहाँ कैसे देखा मैम आपने? हम लोग को अभी बताया नहीं क्या है, इसलिए पूछ रही हूँ। 11वें भाव में लिखा नहीं है मैम बृहस्पति, तो कहाँ से देखना है? कुंडली देख रही हूँ 20 नंबर पेज पे। जी मैम। मैडम उसमें ये जो इसमें बृहस्पति है 11वें भाव में, ये तो नीच का होके बेटा, तो ये इसका फल तो कम नीच होना का चाहिए। होके ही बैठा है, लेकिन वो लाभ होने से रोकेगा नहीं। ठीक है, मैम मतलब 10 में लिखा है वो बृहस्पति तो। नेगेटिव, मतलब अगर ये मतलब सरकारी नौकरी में होगा तो ऊपरी इनकम, मतलब इलीगल इनकम ज्यादा होगी, एग्जैक्टली, देखिए, इच्छा पूर्तियां सारी होगी, लेकिन वो मतलब व्हाइट में नहीं रहेंगी, ब्लैक में रहेंगी। वाइट में नहीं रहेंगी, एग्जैक्टली। मैम 10th में लिखा है ना बृहस्पति तो। ये 10th घर नहीं है, 10th राशि है, मकर राशि। मकर में बृहस्पति क्या होते हैं? नीच के हो जाते हैं ना। अच्छा से तो देखिए, लाभ हाँ। भाव में बृहस्पति बैठे हैं, यही मैं आपसे बताना चाह रही थी। हाँ मैम लाभ सही कह हाँ मैम, आ बैठे, गया समझ में। जी तो वो लाभ होने से नहीं रुकेंगे, जी। लाभ से देंगे। लेकिन अब लाभ कैसा देंगे? नीच के हैं, तो वो डाउन होके ही लाभ कमवाएंगे। मंगल, नीच के कैसे पता पड़ा मैम? ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, आपने उच्च और नीच के पढ़ा है? कौन सा, हाँ। किस राशि में प्लेनेट उच्च का होता है और किस राशि में प्लेनेट अच्छा उच्च इस नीच तरह का से, ठीक है मैम। होता जी। है। तो बृहस्पति हम्म। मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। हाँ हाँ जी मैम जी। ठीक है, तो जी। वो, अब देखिए, एक पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अगर वो प्रिंसिपल पे है, हम्म। ठीक है,
तो अगर वो प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठा है तो वो उसके जो अधिकार हैं वो प्रिंसिपल के ही रहेंगे। अगर मान लीजिए उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि वो बहुत ऊंचे विचार नहीं रखता, जी तो मैम। उसके अधिकार तो नहीं खत्म होंगे ना। हम्म। तो ऐसा ही यहाँ है, जो बृहस्पति अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ होने से तो कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, अब वो दूसरी अगर हम अगले स्टेप पे जाएं, अब वो नीच के हो गए, तो नीच के हो गए तो गलत तरीके से लाभ कमाएगा। पैसा तो अच्छा उसके मैम। पास आएगा ही, लाभ तो होगा, चाहे पैसा हो चाहे पर्स, जो भी उसको मिलेगा। बट जी मैम। और 11वां भाव एक रिसर्च का भी है, और हाँ। बृहस्पति जो है वो एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी वो किसी गलत तरीके से वो हाँ। बोलेगा या कुछ भी इस तरीके से करेगा। अब हाँ मैम। दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पे, और मैम वहां दृष्टि पे कैसे मैम? दृष्टि का थोड़ा सा बता दीजिए मैम। दृष्टि अभी आपने शायद पढ़ी नहीं है। नहीं मैम। ग्रह की अलग अलग दृष्टि होती है। जी। बृहस्पति की सातवीं जो दृष्टि होती है वो सभी के अपने सातवीं से दृष्टि घर पे सभी दृष्टि डालते हैं, ठीक है। और बृहस्पति की दृष्टि क्या होती है? 5, 7, 9, 5वें घर पे 5, 7, दृष्टि 9 डालते हैं, 7वें पे और 9वें पे। 9वें ठीक पे। है मैम। सीधी दृष्टि इनकी 5वें घर पे है। 5वां घर एजुकेशन का है, तो एजुकेशन इसकी स्कूल एजुकेशन भी अच्छी होगी। और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 9वीं दृष्टि पड़ रही है 6th 1, 2, हाउस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छठवां छठवें घर पे पड़ रही है। जी जी। छठवें घर पे वहाँ पड़ बुद्ध रही है। छठवां घर मैडम क्या? सातवें घर पे पड़ रही है 9वीं दृष्टि। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ 7वें घर पे पड़ रही है। तो 7वां घर किसका है? ये पार्टनरशिप और पत्नी पत्नी का कलत्र। स्थान, दाम्पत्य। कलत्र का है। हाँ, तो वो भी उसका ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे आगे, आप जैसे अब पराक्रम भाव में राहु है, तो नेचुरली राहु जहां बैठते हैं उस घर को जो है वो और ज्यादा बली कर देते हैं। तो जी। अगर पराक्रम गुरु की दृष्टि है राहु पे, तो मतलब स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ही निपुण होंगे। निपुण होंगे, बिल्कुल। लोग राहु क्या है? स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और गुरु उनको दृष्टि दे रहे हैं। और दूसरा पराक्रम गुरु भाव में बैठे हैं, गुरु पराक्रम भी हो। व्यूह रचना के बहुत तरीके के ज्ञान भी देते हैं गुरु महाराज। और किसी को फंसाने के लिए मतलब ये बहुत तरीके से स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि गुरु एप्लिकेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब अब एफ्लिक्टेड गुरु हैं, तो वो उसी फील्ड में, और वो भी राहु भी हैं, तो वो द्वंद्व फंद में माहिर होंगे। ठीक है, तो इस तो तरह मैडम से आप गुरु पे भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जो माइंडसेट रहेगा ना, वो हमेशा स्ट्रेटेजिक माइंडसेट ही रहेगा उन व्यक्ति का। द्वंद्व फंद करने वाले होंगे। कहाँ से मैं जी लाभ कमा लूं, किसी का डाउनफॉल होता है तो मुझे इससे परवाह नहीं, जी लाइक दैट। और अगर उच्च के गुरु की दृष्टि होती तो बंदा क्या होता? मैं अपने उसूल नहीं छोड़ूंगा, मुझे चाहे कमल जितना भी स्वभाव। नुकसान। हाँ, अपने उसूल नहीं ये छोड़ते व्यक्ति, अपना उसूल स्वभाव नहीं नहीं छोड़ते। छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना सहना पड़ जाए। तो जी ये जी। जी जी। आप कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर उनका विचार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो ये फलित में जब आप फलित पढ़ेंगे, अभी आपको कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि अभी आपने पूरे ग्रहों का विश्लेषण नहीं किया है। आपके पास जो एक फलित की जो पुस्तक है वो एक ट्रेजर है। आप विशारद भी कर लेंगे ना तब भी वो काम आएगी। जितना ज्यादा उसको पढ़ लेंगे और जितना ज्यादा उनके बारे में याद कर लेंगे, उतना ज्यादा आप जो है आगे समझ पाएंगे हर चीज को। आज भी देखिए ये योग है, आप कुंडली में देखेंगे, आपको अगर पता होगा कौन सा योग किस ग्रह के
पोजीशन से बन रहा है तो आप बड़ी जल्दी से उसको एस्टिमेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए गज केसरी योग है, ठीक है। जब गुरु और चंद्रमा, यहाँ पे है कि गुरु चंद्रमा परस्पर केंद्र में, गुरु और केंद्र में। चंद्रमा की युति होती है, चाहे वो स्थिति से हो, दृष्टि से हो, यहाँ तक कि अगर दोनों केंद्र में है तब भी गजकेसरी होता है। तो गजकेसरी योग जिसके जीवन में है वो क्या होगा, सफलता की ऊंचाइयां छुएगा। अब यहाँ पे देखिए वही फर्क आ जाता है। आपने देखा गजकेसरी योग, लग्न चार्ट देखा गजकेसरी योग है, आप बाकी चीजें भी देखिए। गजकेसरी योग तो है, कहीं ऐसे ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही कि गजकेसरी योग कट रहा है। कई बार योग दिखाई देता है लेकिन वो फलित नहीं हो पाता। आप नवांश देखिए, आप और कुंडलियों में देखिए, अगर आप कर्म के लिए देख रहे हैं, आप D10 देखिए, वहां जाके आपको पता चलेगा कि वाकई गजकेसरी फलित हो रहा है कि नहीं। सिर्फ लग्न चार्ट में दिखने से योग फलित नहीं हो जाता, बहुत सारी जी चीजें देखनी चाहिए। तो आप फलित की बुक को पढ़िए।